एनपीएस पे चोट और ओपीएस पे वोट, हमारा यही नारा रहेगा। मजबूरन होकर के एनपीएस पे चोट और ओपीएस पे वोट करेंगे। कर्मचारी जो खुद को ठगा महसूस कर रहे थे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जो पेंशन की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो पेंशन की बात करेगा वही देश। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। राइट नाउ मैं रेस्ट हाउस में हूँ। रेस्ट हाउस में ओल्ड पेंशन की बहाली के लिए कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं। चलिए जानते हैं उनके ओपिनियन, उनके व्यूज़ क्या हैं। जैसे नेता लोग अपनी पेंशन ले रहे हैं, पुरानी पेंशन, तो वो अपने जीवन चलाने के लिए जब पेंशन ले रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ का भी ये अधिकार है 58 साल नौकरी करने के बाद उनको भी एक सामाजिक सुरक्षा मिले बुढ़ापे में। पर हमारे को भी सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है कि पेंशन मिलना चाहिए। अगर एमएलए एमपीज़ ले सकते तो हमारे को भी मिलना चाहिए, या उनका पेंशन बंद होना चाहिए या हमारा लागू होना चाहिए। कि हमारा जो कर्मचारी 58 साल की नौकरी करके रिटायर होता है, तो जो हमारी सामाजिक सुरक्षा में जो हमें योगदान होना चाहिए बुढ़ापे में, जो हमारा एक आपका एक सहारा है, ये पुरानी पेंशन के होगा तो तभी हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। एनपीएस एक ऐसा एक राक्षसी है जो हमें खा रहा है दिन प्रतिदिन, और हमें हमारे बच्चों या भावी जीवन के भविष्य के लिए भी ज़रूरी है कि एनपीएस को रोक के हमें ओपीएस को पुनः बहाल करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हम यूनाइटेड होकर एकजुट होकर सरकार के खिलाफ या इस जो बुरी जो एक नीति हमारे खिलाफ लाई है, अगर हम इकट्ठे होकर संघर्ष करेंगे तो एक ना एक दिन सरकार ज़रूर मानेगी। ये हमारा अपना विश्वास है। उसके लिए हम सबको पहले तो एक होना पड़ेगा। जितने भी हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी हैं, पूरे भारतवर्ष के कर्मचारी अगर एक हो गए तो ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जो सरकार के हाथ में नहीं है। सरकार दे सकती है, बशर्ते कि हमें यूनाइटेड होकर मांगना पड़ेगा। देखो, दूसरी बात जो है, सरकार कोई भी नेता चाहे एमपी एमएलए अपने लिए पेंशन रखा है, एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है। ये एक जो दोगलापन या दोहरी नीति जो है, एम्प्लॉयज़ इसको सहन नहीं करेगा। अगर हम एक होकर लड़ेंगे तो हम विजय ज़रूर पाएंगे। देखिए, कर्मचारियों के भविष्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कर्मचारी जो है पूरे 58 वर्ष तक अपनी सेवाएं देता है, और उसके पश्चात जब वो घर जाता है तो ये चाहता है कि जितनी उसने सेवाएं पता नहीं हिमाचल के किस किस कोने में दी हैं, उसके बाद अपने घर में आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सके, अपने बच्चों का लालन पालन पोषण कर सके, और बुढ़ापे में जब उसके पास कोई शक्ति नहीं बचती है तो अपने गुजारे भत्ते के लिए अपने बीवी बच्चों का वो गुजारा कर सके। इसलिए पेंशन ज़रूरी है। हमारी मांग तो ये थी कि सीधे सीधे पेंशन बहाल हो, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय चाहते थे कि कमेटी का गठन हो। लेकिन हमने कुछ शर्तें इस बारे रखी कि आप कमेटी का अगर गठन कर रहे हैं तो आप कम से कम या तो ऐसा करिए कि सिर्फ एनपीएस में आने वाले आईएएस को उस कमेटी में रखें, या फिर अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे आईएएस उसमें हों, सेक्रेटरीज हों जो पुरानी पेंशन में है वो हो, लेकिन कम से कम 1 या 2 आईएएस जो है उसमें हो, और 1 आईएएस तो 100% उसमें हो ही हो। और साथ ही साथ कम से कम 30% जो है ऐसे कर्मचारी हों जो हमारे संगठन से जुड़े हों, जिनके रिकमेंडेशन हमारे संगठन की तरफ से हो, और वो कर्मचारियों के बीच से और एनपीएस में आने वाले कर्मचारी हों। सरकार ने ये सारी बातें मानी थी, लेकिन बड़ा दुख इस बात का पहुंचा, कमेटी में जो है इस तरह का कुछ नहीं है जो बातें धर्मशाला में हुई थी। ये हमारे कर्मचारी जो खुद को ठगा महसूस कर रहे थे। तो पहले तो ये माननीय मुख्यमंत्री हमें कहते थे कि जो है पेंशन बहाली मुश्किल है, भविष्य में ये पेंशन बहाली किसी भी राज्य में नहीं हो सकती। तो हमारा एक डेलीगेशन 23 फरवरी 2022 को भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला था, और उसी दिन जो है राजस्थान में पेंशन बहाली हुई थी। तो फिर ये बात भी कहने के लिए जो है सरकार के पास नहीं बची थी कि अब पेंशन बहाल नहीं हो सकती। जब हम शिमला में पहुँचे थे तो वहाँ पर हमारा बहुत बड़ा धरना था, वो कर्मचारी इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा धरना है। उसके बाद अगर कोई बड़ा धरना होगा तो वो मानसून सत्र में ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो धरना अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा धरना था। उस धरने के समय कर्मचारी ये चाहते थे, हमें हालांकि सरकार ने लाठियाँ भी चलवाई, वाटर कैनन का यूज़ किया, लेकिन हमने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, हम सिर्फ चाहते थे कि हम विधानसभा के सामने माननीय मुख्यमंत्री के सामने पहुँचें और वहाँ अपनी बात रखें, और वो आकर, क्योंकि वो प्रदेश के मुख्य हैं, हम सबके वो आदरणीय हैं, वो हम सबके बीच आए, वो पेंशन बहाल करना चाहते हैं, तब भी कर्मचारियों के बीच में आकर कहें। अगर नहीं करना चाहते तो वो भी कर्मचारियों के बीच में आकर कहें, ताकि कर्मचारी भी अपनी जो है आगे के जो उसके निर्णय हैं वो खुद ले सकते हैं।
क्योंकि डेलीगेशन को बार बार जो है जो डेलीगेशन के साथ अंदर बात होती थी उसको ज़मीन पर उतारा नहीं जा रहा था। तो इसलिए हम चाहते थे कि वहाँ पर वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए, लेकिन हुआ क्या, ना माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए, लेकिन जो भी वो घटना हुई वो सारी उस दिन की थी। लेकिन भविष्य में फिर से हमने कुछ और छोटे छोटे प्रयास करने की कोशिश की। हमने फिर इंतज़ार किया कमेटी की बैठक हो, कम से कम वही कमेटी जो है रिकमेंड करे और सरकार को फिर से मिल सके कि वो सरकार जो पेंशन बहाल कर हो चुका। 3 महीने हुए हैं कमेटी का गठन हुए, आज तक वो जो है मीटिंग भी नहीं हो पाई। कब कमेटी अपनी रिकमेंडेशन जो है सरकार को देगी, कब प्रदेश में पेंशन बहाल होगा। राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस में एक चीज़ कही जाती है कि प्रेशर ग्रुप्स और जो लॉबी की ग्रुप्स हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, तो वही विटनेस किया जा रहा है किन्नौर की सड़कों पर भी। दैट इज़ गुड थिंग फॉर डेमोक्रेसी, इज़न्ट इट? आप तो हम पुरानी पेंशन लेते हो, हमें न्यू पेंशन क्यों? या तो आप भी पुरानी पेंशन लीजिए या तो आप भी न्यू पेंशन लीजिए, तो हम एग्री हो जाएंगे कि गवर्नमेंट भी न्यू पेंशन ले रही है, हमें दुख नहीं है। क्यों गवर्नमेंट जो विधायक मंत्री जो भी हो विधानसभा की दहलीज लांघ के शपथ ग्रहण जिस दिन से करते हैं उनको पेंशन लागू हो जाता है, और जो एम्प्लॉयज़ 58 साल अपना जीवन पूरा यापन अपने सरकार को देती है, तो उनको पेंशन क्यों नहीं? हमारा हक क्यों छीन रहे हो आप? गवर्नमेंट को यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप जिस तरह से पुरानी पेंशन का फ़ायदा ले रहे हो, हमें भी पुरानी पेंशन दो। पूरा यहाँ किन्नौर की माताएं जो बहनें आज हमारा साथ देने के लिए आई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि आगे भी इस तरह से इस संगठन को चलाने के लिए, इस संग्रह में जारी रखने के लिए अपना योगदान दें। देखिए जी, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें जो कर्मचारी रिटायर होता है तो उसको जो 50% तो उसका होता है वो उसको एज ए पेंशन दिया जाता है। पर जो NPS है, न्यू पेंशन स्कीम है, इसमें सरकार ने क्या किया, पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को उन्होंने तैयार किया है। और इसमें जो पैसा है वो शेयर मार्केट में लगता है, 10% हमारा और 14% सरकार उसमें डालकर शेयर मार्केट को देती है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर हम आज सरसों के तेल की बोतल 200 रुपये में खरीद रहे हैं तो उसको जो 46 रुपये सरसों खरीदने के लिए वो भी हम दे रहे हैं, और वो तेल की बोतल भी हम खरीद रहे हैं, और बाद में जो हमें मिलता है वो मिलती है सिर्फ एक अपने ही पैसे की एन्युटी। ये क्या करते हैं, लास्ट में जब जिस टाइम कर्मचारी रिटायर होता है उस दिन जो हमारा शेयर मार्केट बोल रही होती है उस हिसाब से उसका जो पैसा होता है उसका 60% अमाउंट उसको वापस किया जाता है, और 40% का जो पैसा उसका होता है बचा हुआ उसका जो इंटरेस्ट होता है वो एज एन्युटी उसको दिया जाता है। तो पहले तो जो ये प्रोडक्ट बेचने वाले हैं वो लोग इसका बेनिफिट उठाते हैं, उसके बाद जो ये दूसरी स्कीम्स हैं LIC और ये जो इनके पास वो 40% पैसा था और ये एन्युटी का जो इंटरेस्ट होता है वो हमें प्रदान करते हैं। तो एक हिसाब से जो हमारा पैसा है वो कल्याणकारी राज्य में की व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया है और पूंजीवादी व्यवस्था में उस पैसे को लगाकर उसका ब्याज हमें दिया जा रहा है, जो कि जिसमें जो कर्मचारी की सामाजिक सुरक्षा है वो कहीं भी नहीं दिख रही है। आज जो कर्मचारी रिटायर हो रहा है उसको 1000, 1200 या 1500 रुपये पेंशन मिल रही है इसी व्यवस्था के दौरान, तो उसमें कर्मचारी का जो गुजर बसर है वो नहीं हो पा रही है। तो ये एक सबसे बड़ी खामी इसमें है। और दूसरी जो इसकी एक बड़ी खामी है वो ये है कि जब कर्मचारी को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, चाहे उनके बच्चे का एडमिशन की कोई दिक्कत हो जब +2 के बाद बच्चा निकलता है, चाहे कोई मेडिकल फैसिलिटी की उसको ज़रूरत हो, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अपने बच्चे के लिए ज़रूरत हो या अपनी फैमिली के किसी सदस्य के लिए ज़रूरत हो, तो जब हम पैसा निकालने जाते हैं, मान लो मेरे पास 10 लाख रुपये और हम उसको निकालने की बात करते हैं तो वो 10 लाख रुपये नहीं निकलता, उसका जो एक 25% अमाउंट है वो भी आपकी जमा राशि का केवल वो निकलता है। मान लो मैंने 10 लाख रुपये मेरे पास इस टाइम है और मुझे 25% की आवश्यकता है, तो 83,000 के आसपास जो है 82,000 के आसपास जो अमाउंट बनता है वो मिलता है। अब किसी को अगर 5 लाख की इमरजेंसी ज़रूरत पड़ गई है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तो वो उसको 83,000 मिलेगा। अब आप खुद सोचें कि एक जो मध्यम वर्गीय परिवार है अगर उसको 5 लाख रुपये चाहिए और उसको 83,000 रुपये या 84,000 रुपये के आसपास उसका अमाउंट बनता है, वो उसको मिलता है, तो वो कैसे 5 लाख की जो एक रकम है उस तक पहुँचेगा और कैसे वो मेडिकल फैसिलिटी अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के किसी मेंबर के लिए कैसे वो प्रोवाइड करवा पाएगा। तो ये किसकी दूसरी दिक्कत है। इस तरह से इसमें बहुत सारी अन्य भी खामियां हैं। अभी जैसे आज किन्नौर में रैली हुई है और यहाँ पे हमें एक महिला भी ऐसी भी मिली है जो कह रही है कि हम नौकरी जब लगे तो सारी महिलाएं जो एक साथ एक ही दिन नौकरी लगी थी, एक ही दिन की हम लोगों की ज्वाइनिंग थी, पर किसी को रिटायरमेंट पे 4 लाख रुपये मिला, किसी को 3.5 लाख रुपये मिला, किसी को 2.5 लाख रुपये मिला। तो वो पूछ रही थी कि क्या व्यवस्था, क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि उन्हें ये नॉलेज नहीं है कि पैसा शेयर मार्केट की विभिन्न कंपनियों में लगाया जाता है। अब मान लो कोई कंपनी अच्छा अपना कर रही है तो उसको एक अमाउंट ठीक मिलता है और कोई कंपनी अगर नहीं कर पा रही है तो उसका अमाउंट उस हिसाब से उसको मिलता है। तो इसीलिए एक ही दिन लगे हुए नियुक्ति, एक ही दिन हुए हुए कर्मचारियों के बीच में एक भारी गैप आ चुका है। तो ये इसमें जो है खामियां हैं जिसके लिए NPS कर्मचारी महासंघ है वो संघर्षरत है और ओल्ड पेंशन के बराबर कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिसमें कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मिल सके। OPS देंगे तो जाहिर
सी बात है, वो पैसा बाजार में आएगा। इस मामले में एनपीएस के मामले में एनपीएस को हटा के ओपीएस लाने का जो संकल्प आज पूरे ज़िला किन्नौर के एनपीएस कर्मचारियों ने लिया है, ये अब आगे जाके एक उग्र आंदोलन का रूप लेगी। अगर सरकार फिर भी एनपीएस को ख़त्म करके ओपीएस बहाल नहीं करती है तो एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है शिमला के अंदर करेगी, क्योंकि एनपीएस में जो पैसा है, जैसे कि प्रवक्ताओं ने बताया कि मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट है ये, और मार्केट में जिस तरह से कंपनीज परफॉर्म करेंगे उसी प्रकार से आपको प्रॉफिट मिलता है। यानी कि प्रॉफिट हुआ तो कंपनीज के बल्ले बल्ले और लॉस हुआ तो कर्मचारियों का। तो इस व्यवस्था को जो हटाने के लिए और पुरानी पेंशन दोबारा से बहाल करने के लिए आज लाखों की संख्या में कर्मचारी पूरे हिमाचल प्रदेश में संघर्षरत है, और ज़िला किन्नौर में भी जो है कर्मचारी जो है हमारा साथ दे रहे हैं, और उनको अब समझ में आ गया है कि हमारा जो बेनिफिट है, हमारा जो फ़ायदा है वो पुरानी पेंशन में भी है, एनपीएस में नहीं है। क्योंकि एनपीएस से जैसे जैसे रिटायर हो रहे कर्मचारी महज 1000-1500 रुपये उनको पेंशन मिल रहा है, जिनसे उनका जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है, और इस महंगाई के दौर में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और इसको अब हर कर्मचारी, हर वर्ग समझ चुका है, और इसके लिए ही आंदोलन कर रहे हैं ताकि जो है ओपीएस फिर से बहाल की जाए। हमारी जिसको हम बुढ़ापे की लाठी कहते हैं, जिसको हम कर्मचारी अपने मान सम्मान के साथ जोड़ता है, और उसको दोबारा से बहाल करने के लिए सभी कर्मचारी जो है एक लामबद्ध हो चुके हैं। हमने एक ही नारा दिया है, जो ओपीएस की बात करेगा वही देश में राज करेगा, और एनपीएस पे चोट और ओपीएस पे वोट, हमारा यही नारा रहेगा। तो बस मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि अति शीघ्र हमें हमारे लिए ओपीएस बहाल करे, ताकि हमारा बुढ़ापा सिक्योर हो जाए। बस यही एक आशा के साथ, नहीं तो हमें मजबूरन एम्प्लॉयज़ को मजबूरन शिमला में आना पड़ेगा और नाराबाजी हमें करना पड़ेगा, मजबूरन हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा। और हम नहीं चाहते कि हम सड़कों पे उतरे। आप इस पेंशन बहाली को यहीं पे ख़त्म कर दे और वहाँ से घोषणा कर दो। हम सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं। सरकार को हम बनाते हैं, हम पब्लिक बनाते हैं। कर्मचारी को उम्मीद होती है कि भी सरकार कुछ करेगी। हमें 6-7 साल लगातार हो गए संघर्ष करते हुए, सरकार अभी भी चेर निद्रा में सोई हुई है। अफसोस इस बात का होता है जब कहती है सरकार हम डबल इंजन की सरकार है, हिमाचल में भाजपा और केंद्र में भाजपा। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ कोई डबल इंजन की सरकार नहीं है। उसने कर दिया, वहाँ पर ओपीएस लागू कर दिया। छत्तीसगढ़ ने ओपीएस लागू कर दिया। वेस्ट बंगाल ने सबसे पहले एनपीएस को नज़दीक ही नहीं माना। वहाँ का कर्मचारी बहुत सुकून महसूस कर रहा है, वहाँ किसी स्ट्राइक करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा हो रहा है केवल हिमाचल प्रदेश में, जहाँ हम एक नहीं अनेकों बार मेमोरेंडम थमा चुके हैं सरकार को। हर बार हम मंत्रियों से मिल रहे हैं, हर बार विधायकों से मिल रहे हैं, हर बार मुख्यमंत्री महोदय से मिल रहे हैं, लेकिन हर बार जो है हमें खाली झुंझुना मिल रहा है। इस बात का हमें अफसोस है। ओनली वन मिशन, ओल्ड पेंशन, ये हमारा मोटो है। मानसून सत्र के दौरान जो शिमला का घेराव करना है, 80,000 पूरे हिमाचल से अभी 3 मार्च को था, और उससे दूना 1.5 लाख के करीब पूरे हिमाचल प्रदेश में जाके शिमला विधानसभा का घेराव करेगी। मैं आपको आश्वस्त दिलाना चाहता हूं कि अगर सरकार पुरानी पेंशन आने वाले चुनाव से पहले वर्तमान सरकार बहाल कर देती है, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि किन्नौर के जितने भी विभाग के कर्मचारी है सरकार का साथ देगी और सरकार को रिपीट करने में मदद करेगी। अन्यथा सरकार अगर पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करती है, तो जैसे राजस्थान में शुरुआत हो गया है, वहाँ से द्वार खुल गया है, पेंशन वहाँ पे दे रही है, तो हम मजबूरन होकर के एनपीएस पे चोट और ओपीएस पे वोट करेंगे। सरकार हम लोकतंत्र में चुनते हैं सिर्फ 5 साल के लिए। अगर 5 साल के लिए चुनते हैं तो 5 साल के लिए इस उम्मीद के साथ चुनते हैं कि ये काम जो है हमारा इस 5 साल में हो जाए। अगर उस 5 साल में वो काम नहीं होता तो सबके पास, जनता के पास भी, कर्मचारियों के पास भी फिर से सोचने के लिए समय होता है, और उनको मजबूरन जो है और विकल्प देखने पड़ते हैं। तो हम और विकल्प ना देखते हुए हम चाहते हैं कि हमें जो है इसी सरकार में पेंशन मिले, और इसीलिए हम जो है ये लड़ाई और अपना संघर्ष, ये पेंशन संकल्प रैलियाँ हर जिला मुख्यालय में करना चाहते हैं। तो सुना आपने, कर्मचारी किसी भी सिस्टम का, किसी भी व्यवस्था का, किसी भी सरकार का बैकबोन होता है। कर्मचारी जब सवाल उठाने लगे और जायज़ सवाल उठाने लगे तो कंसिडरेशन में रखना चाहिए, और अदरवाइज़ हर 5 साल में मौका मिलता है। यही तो खूबसूरत बात है डेमोक्रेसी की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट्स कीजिए। इट्स इम्पॉर्टेंट, आवाज़ को प्रखरता से ऊपर उठाना ज़रूरी है।
ज़रूरी किसके लिए है? आम आदमी के लिए ज़रूरी है। इसी के लिए तो हमने लोकतंत्र को अपनाया है, नहीं तो क्या लाभ होता। नमस्कार।